के साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। आज दिल्ली में मोदी विरोधी नेताओं का जमावड़ा लगा। मौका था टीएमसी के शहीद दिवस का, संबोधन था मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी का, लेकिन निशाना थे नरेंद्र मोदी। जी हां, आज ममता बनर्जी के साथ उनके संबोधन सुनने के लिए विपक्ष के वो तमाम नेता आज दिल्ली में पहुंचे जो 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता से अबदस्त करने का ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन आज एक बार फिर यह साफ हो गया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ एकजुट होकर ही केंद्र की सत्ता से उन्हें हिलाने की कोशिश की जा रही है। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या 2024 में ममता बनर्जी चेहरा होंगी? क्या सभी क्षेत्रीय दल ममता बनर्जी के चेहरे पर मुहर लगाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या नरेंद्र मोदी को 2024 में हरा पाएंगे? यह रिपोर्ट देखिए फिर महाभारत। ততদিন রাজ্যে রাজ্যে খেলা হবে, এপ্রিল বুথে খেলা হবে, সমস্ত জায়গায় খেলা হবে। 2024 में मोदी वर्सेस ऑल। आज हम लोग को इकट्ठा होना चाहिए। मिशन 2024 में विपक्ष का बेड़ा पार करेंगी दीदी। बंगाल ने लड़ाई किया, महाराष्ट्र ने लड़ाई किया, हॉट स्टेट ने लड़ाई किया। ऐसा लड़ाई करने के लिए हम लोग तैयार है। विपक्ष का दीदी सहारा, मिलेगा किनारा। एक फंड बनाइए और एक फंड से अभी से प्लानिंग कीजिए। बंगाल में बीजेपी को मात देने के बाद दीदी अब मिशन 2024 की तैयारी में जुट गई हैं। 2019 लोकसभा चुनावों में मोदी की आंधी में उड़ा विपक्ष वैसे तो कई बार एक मंच पर जुट चुका है, लेकिन हर बार उसे नाकामी ही हाथ लगी है। एक बार फिर से ममता बनर्जी मोदी विरोध की डोर से विपक्ष को एक करने में जुट गई। संदेश साफ है कि अगर बंगाल में बीजेपी को हार मिल सकती है तो दूसरे राज्यों में भी ऐसा किया जा सकता है। आज बंगाल दिखा दिया। आज हॉट स्टेट को मैं विनती करने चाहूंगी, हॉट लीडर लोगों को जाइए, आपको पार्टी को समझाइए, सब एक साथ में काम करने के लिए एक फंड बनाइए और एक फंड से अभी से प्लानिंग कीजिए। टीएमसी के इस कार्यक्रम में देश भर से कई दलों के नेता शामिल हुए। पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, राम गोपाल यादव, शरद पवार, सुप्रिया सुले, मनोज झा, जया बच्चन, प्रियंका चतुर्वेदी, ये सब नेता वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़े। ममता ने इस कार्यक्रम में जो कहा उससे साफ है कि मौका भले ही शहीद दिवस का था, लेकिन एजेंडा 2024 चुनाव का। आज हम लोग को इकट्ठा होना चाहिए। हमारा क्या सेल्फ इंटरेस्ट है वो हम भूलने चाहते हैं। हमारा इंटरेस्ट है कि है देश को बचाना, है कि इंटरेस्ट है जनता को बचाना, एक ही इंटरेस्ट है हॉट स्टेट को बचाना, फेडरल स्ट्रक्चर को बचाना। ममता के न्योते पर जिस तरह विपक्ष एक साथ आया, उससे सवाल ये उठता है कि क्या 2024 में मोदी को हराने के लिए विपक्ष ममता को अपना नेता मानेगा? क्या कांग्रेस और एनसीपी जैसे दल अपने मतभेद भुलाकर ममता को मोदी से मुकाबले के लिए समर्थन देंगे? बड़ा इवेंट है, सब एक साथ एक मंच पे आए। आप मानते हैं अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। यूनाइटेड ऑपोजिशन आना चाहिए और ममता बनर्जी शुड लीड दैट ऑपोजिशन में। मैं ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि शुड लीड। अगर वो लीड करना चाहेंगी तो उनको हमारा साथ होगा। मोदी के सामने बिखरे विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी चेहरे की है। विपक्ष के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं जिसे पूरा देश स्वीकार करे। शायद इसीलिए दीदी ने इस बार शहीद दिवस पर पश्चिम बंगाल के अलावा भी कई राज्यों में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। गुजरात, यूपी, बिहार, दिल्ली सहित कई राज्यों में कार्यकर्ताओं को संबोधित करके ममता ने साफ संकेत दिए कि अगली लड़ाई बंगाल के बाहर लड़ी जाएगी। सबसे ज्यादा चर्चा पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में ममता बनर्जी की संबोधन की है। यूपी और गुजरात में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और आज ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं यूपी इज द बेस्ट स्टेट इन दिस कंट्री। शर्म नहीं लगता है? कोई शर्म नहीं लगता है कि एक तो मेडिसिन नहीं देता है, वैक्सीन नहीं देते हैं। बंगाल के बाहर टीएमसी कितनी सफल होगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन बीजेपी ने इसे सियासी स्टंट करार देते हुए जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी का हाल वेस्ट बंगाल में 2024 में वैसा ही होने जा रहा है जैसा 2014 में
हमारे यहाँ मायावती जी का हुआ था। वो भी शून्य पर चली गई थी लोकसभा में, ये भी शून्य पर चली जाएंगी लोकसभा में। 2024 और 2019 लोकसभा चुनावों में विपक्ष के पास मुद्दे भी थे, नारे भी, पर कमी एक ऐसे नेता की थी जो मोदी को सीधे चुनौती दे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या 2024 में ये कमी ममता बनर्जी पूरा करेंगी या फिर कोई और? इस रेस में नाम तो कई हैं, लेकिन 2024 में केंद्र की राजनीति में नरेंद्र मोदी को टक्कर देने वाला एक नाम कौन सा होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में जो सवाल मैं पूछ रही हूं वो ये 2024 लोकसभा चुनाव में होगा मोदी वर्सेस ऑल। सवाल ये कि मिशन 2024 में विपक्ष का बेड़ा पार कराएंगी ममता दीदी। सवाल ये पूछ रही हूं कि बिखरे विपक्ष को एक कर पाएंगी दीदी, क्योंकि इतनी दूरियां हैं, उन सबको पार करा पाएंगी। और सवाल ये कि 2024 में मोदी के सामने कौन चेहरा? मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। बीजेपी के लोकसभा सांसद अर्जुन सिंह जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता सौरभ सिकदर साहब। मेरे साथ जुड़ रही है राजनीतिक विश्लेषक ममता काले। मेरे साथ जुड़ रहे हैं शुभांकर भट्टाचार्य जी, राजनीतिक विश्लेषक है, टीएमसी का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस नेता अरुण त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही जुड़ रहे हैं कपिल श्रीवास्तव जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले बता दूं, रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर मुद्दे के लिए आवाज उठाता है। आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार अपनी भाषा में कू ऐप पर। रिपब्लिक भारत अब कू ऐप पर। मैं आपको आज सबसे पहले महाभारत की शुरुआत करूं उससे पहले कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूं कि आज कैसे दिल्ली में नरेंद्र मोदी विरोधी नेताओं का एक जमावड़ा लगा। वो नेता जो 2014 से नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से उन्हें सत्ता से अपदस्थ करना चाहते हैं और आज एक बार फिर वो मौजूद थे। मौका था टीएमसी का शहीद दिवस, संबोधित कर रही थी ममता बनर्जी। 3 बार पश्चिम बंगाल में सत्ता पर काबिज होने वाली ममता बनर्जी संबोधित कर रही थी। और वहां देखिए, मैं आपको दिखाती हूं उस जमावड़े में कौन कौन से नेता पहुंचे थे। सबसे पहले अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, सबसे पहले देखिए ये दिग्विजय सिंह को आप देख सकते हैं, आप पी चिदंबरम को देख सकते हैं, वहां पर बैठे हुए हैं संबोधन सुनने के लिए। किसका? ममता बनर्जी का। राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, वो वहां पहुंचे हुए थे। आरजेडी के नेता मनोज झा पहुंचे हुए। देखिए सब इंतजार में हैं ममता बनर्जी का संबोधन सुनने के लिए। सुप्रिया सुले, शरद पवार की बेटी, एनसीपी नेता सुप्रिया सुले वहां पहुंची थी। जया बच्चन पहुंची राम गोपाल यादव के साथ, यानी कि समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे राम गोपाल यादव और जया बच्चन। खुद शरद पवार वहां पर बैठे हुए थे। शरद पवार की तस्वीर अगर हम एक बार दिखाएंगे, शरद पवार वहां पर बैठे हुए थे। पी चिदंबरम, राम गोपाल यादव, शरद पवार और सुप्रिया सुले उस बैठक में पहुंचे थे। ये देखिए, और उनके पीछे बैठी है प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। यानी कि ये तमाम नेता, ये तमाम पार्टियां, एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूं, ये सब बैठे थे एक साथ। क्यों? ममता बनर्जी का संबोधन था। ममता बनर्जी अपनी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीति में आज लॉन्च कर चुकी हैं और उस राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखते ही उन तमाम नेताओं को और पार्टियों को साथ लिया है जो 2024 में नरेंद्र मोदी को टक्कर देंगे। एक बार नजर डालते हैं उन पार्टियों पर। वो तमाम पार्टियां जो आज एकजुट थी ममता बनर्जी के साथ। कांग्रेस पार्टी इसमें शामिल थी, कांग्रेस के साथ साथ शिवसेना थी, समाजवादी पार्टी थी, एनसीपी वहां पर थी क्योंकि उसका प्रतिनिधित्व खुद शरद पवार कर रहे थे, शिवसेना वहां पर मौजूद थी, आम आदमी पार्टी वहां मौजूद थी। ये सारे दल क्योंकि संजय सिंह वहां पर पहुंचे हुए थे, आम आदमी पार्टी के सांसद, ये सारे दल ममता बनर्जी के साथ वहां पर नजर आ रहे थे। मैं आपको एक और चीज बताती हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में अगर टक्कर देनी है तो सबसे जरूरी है वो चेहरा जो प्रधानमंत्री को टक्कर देगा। अब राष्ट्रीय राजनीति में 3 ऐसे चेहरे हैं जिनकी चर्चा होती है, बाकी की चर्चा भी नहीं होती। 3 ऐसे चेहरे जिनकी चर्चा होती है 2024 में, जब हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर कौन देगा। सबसे पहले शरद पवार जो आज ममता बनर्जी की इस संबोधन को सुनने के लिए पहुंचे थे। विपक्ष में सबसे अनुभवी राजनीतिक खिलाड़ी हैं वो, क्योंकि बहुत समय से राजनीति में रहे हैं। कई बार उन्होंने एक तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश की, एक थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश, लेकिन हर बार वो विफल रहे हैं इसमें। तीसरे मोर्चा नेता बनने पर अभी सस्पेंस है। क्या ये सारे राजनीतिक दल शरद पवार को अपना नेता मानेंगे? उस पर सस्पेंस है। ना तो शरद पवार खुद कहते हैं कि वो इस तीसरे मोर्चे का नेता होंगे, लेकिन ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल में 3 बार जीत चुकी हैं और उससे उनकी दावेदारी बहुत मजबूत हुई है। बीजेपी को हरा
बढ़ाकर विपक्ष में उनका कद बढ़ा है, यानी वो विपक्ष के नेता जो कई बार एक साथ जुटे, लेकिन अब ममता बनर्जी क्या उनकी नेता बन रही हैं, विपक्ष का चेहरा बनने की क्या कोशिश कर रही हैं? क्योंकि आज की जो बैठक हुई उससे यही लगा। लेकिन ममता पर क्या सारे क्षेत्रीय दल अपनी मुहर लगाएंगे, उन्हें अपना नेता मानेंगे? इस पर सस्पेंस है। तीसरा चेहरा राहुल गांधी का। राहुल गांधी फिलहाल कांग्रेस में जो कला है, चाहे पंजाब हो, राजस्थान है, उसे ही निपटाने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी ट्विटर पॉलिटिक्स में ज्यादा सक्रिय मौजूदा समय में नजर आते हैं। उनकी सक्रियता ट्विटर पर आरोप लगाने में ज्यादा नजर आती है। और वहीं राहुल गांधी बीजेपी के खिलाफ एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी तो कांग्रेस है, उसका चेहरा है। लेकिन क्या विपक्षी दल राहुल गांधी को अपना नेता मानेंगे? उस पे सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और इसीलिए ममता बनर्जी की जो दावेदारी है वो सबसे ज्यादा मजबूत नजर आती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मोदी वर्सेस ऑल 2024 में अगर होता है तो उसमें सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि वो चेहरा कौन जो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकता है, जो ये जिसके नाम पर, जिसके दम पर जनता वोट देगी इस तीसरे मोर्चे को, इस थर्ड फ्रंट को। मैं शुरुआत करूं महाभारत की। मैं सीधे सबसे पहले शुभांकर जी आपके पास आ रही हूं। क्या ये सारे दलों की नेता आपकी नेत्री ममता बनर्जी होंगी? बात ये नहीं है सुचेता जी की इसकी पूरे गठबंधन की नेत्री कौन होगी। बात ये है कि सबको एक साथ होना पड़ेगा। दीदी ने एक बार भी नहीं कहा कि भाई मुझे नेता चुनिए, मुझे पूरा लीड करना, वही नहीं कह रही हैं। लेकिन हाँ, एकजुटता पर उन्होंने जोर दिया है और यह महत्वपूर्ण है। क्योंकि अच्छा, इस बात को हम लोग क्यों भूल जाते हैं कि एक जो लार्जर देन लाइफ इमेज जो हम लोगों ने बनाई थी प्रधानमंत्री जी की, वो 2014 से लेके 2021 तक वो छोटी होती चली आई है। हाँ। 2014 में जब आए थे तो उन्होंने यूपीए की कमी बताई और कहा कि देखिए मैं इनको पूर्ति करूंगा, बड़े बड़े वादे करके आए। जब वादे पूरे नहीं कर पाए तो 2019 में आके एक नया नैरेटिव हुआ। क्या पप्पू को वोट दोगे? माफ करिएगा, ये लैंग्वेज था, ये नैरेटिव बनाया गया था कि पप्पू को वोट दोगे, यानी टक्कर किससे? उन्होंने अपनी छवि खुद अपने आप से पूरी बड़ी बना ली थी। शुभांकर जी, मैं आपके के सवाल से आगे बढ़ूंगी। शुभांकर जी मेरी बात सुनिए। आप जिनके बारे में जिक्र कर रहे हैं, क्या आपकी पार्टी या फिर कपीश जी की पार्टी, समाजवादी पार्टी उन्हें अपना नेता मान लेगी? अगर मान लेगी तो मैं फिर अर्जुन जी से अगला सवाल पूछूं। आप उन्हें नेता मानते हैं? एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी अर्जुन जी कांग्रेस पार्टी है इन सब में, लेकिन उनके नेता को क्या विपक्ष नेता मानता है? अर्जुन जी, लाइन कट गई। अर्जुन जी को आवाज नहीं आ रही है मेरी। सौरभ जी के पास जा रही हूं मैं। सौरभ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जो आरोप शुभांकर जी ने लगाया, क्या वो एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस, उनके नेता को क्या विपक्ष भी नेता नहीं मान रहा है? सौरभ जी। नहीं, देखिए यहाँ पे एक चीज गौर करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक राष्ट्रवादी पार्टी के साथ बाकी सारे परिवारवादी पार्टी का तुलना किया जा रहा है। आज अगर तृणमूल कांग्रेस देखिए, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, समाजवादी पार्टी देखिए, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, एनसीपी देखिए, शरद पवार, सुप्रिया सुले। तो आज मुश्किल ये है। एक मिनट शुभांकर जी, उन्हें बोलने दीजिए। बनर्जी ने 2019 शुभांकर जी उन्हें बोलने दीजिए, एक एक करके अपनी बात रखिए। शुभांकर जी एक एक करके बात रखिए ना, जनता को बेहतर समझ आता है। बोलिए सौरभ जी, बोलिए। सुचरिता जी, बात तो आपने मेरी भी तो आज एक राष्ट्रवादी पार्टी को रोकने के लिए सारे परिवारवादी पार्टी एक हुआ। कांग्रेस भी एक परिवारवादी पार्टी है जो गांधी परिवार से बाहर निकल नहीं पाए। 2019 में जब ममता बनर्जी ने कलकत्ता के ब्रिगेड मैदान में ऐसे ही एक सर्कस किया था, आप लोगों को याद होगा, उसका नतीजा क्या हुआ यह पूरा देश देख लिया था। आज अपना स्टेट में, बंगाल में, जब कोई विरोधियों को कोई विरोध प्रदर्शन कुछ नहीं किया जा रहा है, जहां पे जाली वैक्सीन का, नकली वैक्सीन पकड़ा जा रहा है, नकली IAS IPS ऑफिसर पकड़ा जा रहा है, तो अपना स्टेट छोड़ के आज दिल्ली में आके ये इवेंट ममता बनर्जी आज कर रहे हैं। इसका एक और एकमात्र कारण है अपना राज्य में उसका जो विफलता है सरकार चलाने का, इससे नजरें हटाना। और ये जो अलायंस फ्रंट का बात वो कर रहे हैं, हम लोग देखे हैं,
हर बार लोकसभा चुनाव के 1-2 साल पहले से ये अलायंस का बात होता रहता है। यहाँ पे जो बाकी अलायंस के लोग हैं, कोई यहाँ दावे के साथ बोल सकता है कि ममता बनर्जी ही उसका लीडर होगे? नहीं बोल सकता है। नहीं, मैं एक बार सुनिए, मैं एक बार कपिश जी के पास चली जाती हूँ। कपिश जी के पास मैं चली जाती हूँ। कपिश जी, आप लोगों के लिए ममता बनर्जी अब उस थर्ड फ्रंट की नेता हैं। आपने स्वीकार कर लिया कि वहां पर आपके नेता जो पहली पंक्ति में बैठे हुए थे, वो उनके लिए अखिलेश जी नहीं बल्कि अब ममता बनर्जी नेता हैं जो टक्कर दे सकती हैं नरेंद्र मोदी को। सही कहा मैंने? सुचरिता जी, बहुत सीधी सी बात यह है कि हमारे नेता तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ही हैं, लेकिन जब एक साथ विपक्ष आने की बात हो रही है तो एनडीए तो खुद में बहुत पार्टियों को मिलकर के जोड़ करके इन्होंने बनाया हुआ है। तो बाकी अगर गए हैं, उन्हें सुन रहे हैं, बिल्कुल हम लोगों की ये नीति होगी 2024 में भी और 2022 में भी कि विपक्ष अपनी एकता को इकट्ठा करे, क्योंकि हमको हमारी लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं छद्म राष्ट्रवादियों से है, छद्म हिंदुत्ववादियों से है, जिन्होंने अपने छद्म आवरण के पीछे इस देश के अर्थव्यवस्था को नहीं सर सुनिए मेरी बात सुनिए। कपिश जी, मैं आपको एक बार जया बच्चन ने आज क्या कहा रिपब्लिक से एक बार सुनवाती हूँ आपको। जया बच्चन ने आज क्या कहा, वो भी इस बैठक में पहुंची थी, ममता बनर्जी का संबोधन सुनने के लिए पहुंची थी। मैं उस बैठक में वो नहीं थी जब अखिलेश यादव संबोधित कर रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी को सुनने के लिए वो पहुंची थी। रामगोपाल यादव जी भी वहां बैठे हुए हैं। क्या कहा जया बच्चन ने, जरा सुनिए, जब उनसे पूछा गया कि क्या ये नेत्री होंगी 2024 के लिए। सुनिए। बड़ा इवेंट है, सब एक साथ एक मंच पे आए, आप मानते हैं? अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। यूनाइटेड ऑपोजिशन आना चाहिए और ममता बनर्जी शुड लीड दैट ऑपोजिशन। मैं ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि शुड लीड। अगर वो लीड करना चाहेंगी तो उनको हमारा साथ होगा। तो जया बच्चन कह रही हैं अगर वो लीड करना चाहेंगी तो हमारा साथ उन्हें होगा, यानी एक स्वीकृति मैं कहूं। कपिश जी, समाजवादी पार्टी के अर्जुन जी को अगर मेरी आवाज आ रही तो बता दीजिए, कब आपने स्वीकृति दे दी कि अब जो एक फ्रंट बनेगा उसके नेता अखिलेश यादव नहीं हो सकते, उसके नेता राहुल गांधी नहीं हो सकते, लेकिन ममता बनर्जी होंगी। समाजवादी पार्टी के स्पोक्समैन के, लेकिन अगर सारे लोग चुनते हैं, आ रही हूं अर्जुन जी आ रही हूं चुनते हैं, सारे विपक्षी अगर चुनते हैं तो उसमें हर्जा क्या है? विपक्ष की वो एक मजबूत दावेदार हैं, विपक्ष की एक मजबूत नीति के रूप में। अगर सारे विपक्ष मिलकर के उनके ऊपर सहमति बनती है तो वो निश्चित रूप से हमारी नेता होंगी। जिसके ऊपर विपक्ष की एक राय बनेगी निश्चित वो हमारा नेता होगा। इसका मतलब ये भी है, सुनिए अर्जुन जी, इसका मतलब ये भी है कि ये जो तमाम पार्टियां हैं उन्होंने ये भी मान लिया कि ये राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी को पटखनी नहीं दे सकते हैं। तो जो पश्चिम बंगाल में 3 बार जीत कर आए वो उनके चेहरे को आगे कर राष्ट्रीय राजनीति में मोदी वर्सेस ऑल होगा। अर्जुन जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? अर्जुन जी को आवाज फिर नहीं आ रही। प्लीज उनको ऑडियो दुरुस्त कराइए, मैं अर्जुन जी के पास जाना चाह रही हूँ। ठीक है कपिश जी, एक मिनट। ममता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ममता जी, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दैट? ममता जी के पास जा रही हूँ। जी धन्यवाद सुचरिता। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आज जिस प्रकार की वर्चुअल रैली का आगाज किया गया ममता बनर्जी दीदी के द्वारा शहीद दिवस के रूप में मना रही थी, और इसका भी उन्होंने राजनीतिकरण कर दिया। बोला कि मैं शहीदों को ट्रिब्यूट देना चाहती हूं और राजनीतिकरण कर दिया। और जितने सारे लोग अभी आपने दिखाए उनके मंच पर बैठे हुए हैं, ये वो लोग हैं सुचरिता जिनकी खुद की राजनीतिक कमर टूटी हुई है, जिनका खुद का राजनीतिक अस्तित्व आज हाशिए में है, जो खुद अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए मारे फिर रहे हैं, जिनके नेता जेल के अंदर हैं, जिनके नेताओं के ऊपर बड़े सारे प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। और अब वो सारे के सारे किस खोज में उतर गए हैं कि हमें एक ऐसी महिला नेत्री चाहिए जिससे प्रदेश नहीं संभाला जा रहा, जिनसे ये नहीं कहा जाता। देखिए शुभांकर जी और कपिश जी, आपसे दरख्वास्त मैं करूंगी अपनी बारी में बोले सर।
हम लोगों सर अपनी बारी में बोले। इसका रिपोर्ट किया था कपीश जी, प्रधानमंत्री जी किस तरीके से शहादत के लोगों को पीछे से फोटो लगा के कपीश जी यहाँ पर सर ये क्या आपने सर बारी तो एक ही है 2024 में। सर बारी एक ही मिलेगी, यहाँ पर बीच में घुस जाने से 2024 की बारी नहीं मिल जाएगी। बारी एक ही जीतनी है, वो 2024 की जीतनी है, वहां पर जोर लगाइएगा, यहाँ नहीं। ममता जी कैरी ऑन। सुचरिता जी एक मिनट रुक जाइए, आप बोलने दीजिए उन्हें। नहीं कपिल जी, मैं ऐसे बात नहीं करती हूँ, आप अपनी बारी में बोलिएगा। ममता जी प्लीज। थैंक यू सुचरिता। इन लोगों को आदत नहीं, आप कितना भी समझाइएगा ये अराजकता फैलाएंगे। सड़क से लेके टीवी चैनल के अंदर से लेके संसद तक ये लोग सिर्फ और सिर्फ अराजकता फैलाते हैं। और जिस प्रकार का जमवाड़ा हम लोगों ने लगा करके आज ये लोग कह रहे थे कि सारे का सारा ये छुछुंदर विपक्ष एक साथ इकट्ठा हो गया है। काहे का विपक्ष भाई, किस बात का विपक्ष? ये लोग विपक्ष हैं जिन लोगों पर न जाने कितने कितने केसेस चल रहे हैं, जो जनता की अदालत पर हाशिए पे है, वो विपक्ष करेंगे किसके खिलाफ? हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, जो 2019 में लैंडस्लाइड मैंडेट लेकर के आए अपने कार्यों के दम पर, जो उन्होंने 5 साल काम किए उसके दम पर। देखिए इन्होंने फिर से अपनी दुकान सजाई सुचरिता। फर्क सिर्फ इतना है कि राहुल बाबा की जगह ममता बनर्जी आ गई। जी बोलिए। ये चलने वाला अरुण जी के पास जाऊंगी, अर्जुन जी के पास वर्चुअल रैली का सवाल है। 30 सेकंड्स और लेना चाहती हूं। बोलिए खत्म इनका जो मेन मुद्दा था वो था गुजरात को ये टारगेट करना चाह रहे थे। गुजरात में भी और न जाने कितने प्रदेशों में ममता बनर्जी ने टीएमसी के दिग्गज बड़े बड़े नेता भेजे कि तुम सब लोग जाओ, वर्चुअल रैली करेंगे, एलईडी लगाओ बड़ी बड़ी। गुजरात की हालत ये हुई, नील बटा सन्नाटा हो गया, टाई फिस हो गई। वहां पर जो कार्यकर्ता इन्होंने 2 4 6 बनाए थे वो भी रैली में नहीं आए, ये एलईडी से प्रोजेक्टर में चले गए। खत्म हो गया, कहानी सब साफ हो गई। तो सच्चाई तो हो गई, सच्चाई तो ठीक है। मैं एक बार मैं तस्वीर दिखाती हूँ। मैं एक बार अर्जुन जी को ऑडियो ठीक कराइए, मैं उनको बहुत देर से जाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अर्जुन जी के पास जाऊंगी, इसके बाद एक तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। आज जब ममता बनर्जी पहुंची हैं इस बैठक के लिए, तो वहां पहुंचने के बाद उन्होंने संबोधित किया। ये तमाम विपक्ष के नेता वहां मौजूद थे और सब सुन रहे थे। उन्होंने आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ ममता बनर्जी की। उन्होंने अपना फोन दिखाया, ये फोन दिखाया और उन्होंने कहा देखिए पट्टी बांधी हुई है मैंने अपने फोन पर, प्लास्टर लगाया हुआ है। अगर आप देख पा रहे हैं फोन पर प्लास्टर लगाया हुआ है। और उन्होंने कहा कि ये फोन पर प्लास्टर लगाया है क्योंकि फोन टूट गया, लेकिन देश को भी इसी प्लास्टर की जरूरत है और वो प्लास्टर तब लगेगा जब नरेंद्र मोदी सत्ता से हटेंगे। आपको एक बार सुनवाती हूं कि ममता बनर्जी ने अपना ये प्लास्टर वाला फोन दिखाकर क्या कहा और क्या जनता भी उनसे एकमत रखती है या फिर प्लास्टर किसी और को ही लगेगा। एक बार देखिए, एक बार सुनिए क्या कह रही थी ममता बनर्जी। I have done one thing, I am showing you. देखो हम पूरा इसको प्लास्टर कर दिया। क्या करेगा? फोन लगा के क्या करेगा? कैमरा में पूरा तुल लेता है। हम ऑडियो में भी बात करते हैं तो, फेस टाइम में भी करते हैं तो, वीडियो में भी करते हैं तो, मैं कैमरा का ही पूरा प्लास्टर लगा दिया। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी प्लास्टर लगाना चाहिए, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। I have done one thing, I am showing you. देखो हम पूरा इसको प्लास्टर कर दिया। क्या करेगा? फोन लगा के क्या करेगा? कैमरा में पूरा तुल लेता है। हम ऑडियो में भी बात करते हैं तो, फेस टाइम में भी करते हैं तो, वीडियो में भी करते हैं तो, मैं कैमरा का ही पूरा प्लास्टर लगा दिया। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी प्लास्टर लगाना चाहिए, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। ममता बनर्जी कह रही हैं कि देश को प्लास्टर लगाना है। अर्जुन जी मैं आपके पास आ रही हूं, देश को प्लास्टर लगाना है वरना देश बर्बाद हो जाएगा। अपना फोन लहरा रही थी, बार बार दिखा रही थी, लेकिन अब सवाल तो जनता से होगा कि प्लास्टर किसे लगेगा 2024 में, किसे लगेगा प्लास्टर? अर्जुन जी देखिए, सबसे पहले आपने मुझे 20 मिनट बाद समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। और एक बात कहूं कि आज ये कुछ लोगों ने देखा कि राष्ट्रवादी शक्ति के विरोध में राष्ट्र विरोधी शक्तियों का एक वक्तव्य ममता बनर्जी के माध्यम से लोगों ने देखा। और दूसरी बात, आज उन्होंने अपने कैमरे की बात कही कि कैमरे में हमने मोबाइल के कैमरे में प्लास्टर लगा दिया है। तो ममता बनर्जी जी एक समय में आरोप लगाती थी वामफ्रंट के समय में कि वामफ्रंट हमारा फ़ोन टेप कर रहा है, और उनके खास जो मुकुल राय जी अभी उनके दल में गए हैं, कुछ देर पहले जब बीजेपी में थे तो उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी मेरी फ़ोन टेप करा रही हैं। आज भी पूरा विपक्ष ममता बनर्जी जी को अगर अपना लीडर मानता है
तो हमें क्या आपत्ति है, लेकिन अगर माने तो, और मानने के लिए ममता बनर्जी पहले ही बोले कि सबको सेक्रीफाइस करना होगा, तो ममता जी खुद सेक्रीफाइस करेंगी। तो आज बंगाल में जिस तरह से कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, आज 21 जुलाई को मंच बना के उन्होंने लोगों के सामने बात रखने की कोशिश की कि बंगाल के अंदर 21 जुलाई ka महत्व क्या है। मारा सीपीएम ने और मरे कांग्रेस के लोग, और ममता बनर्जी जी मंच से गाली दे रही हैं बीजेपी को। मारने वाले लोग आज ममता बनर्जी के मंत्री हैं, कोई राज्यसभा का मेंबर है, और मारवाने वाले लोग भी उनके पार्टी के नेता हैं। तो आज 21 जुलाई के मंच को उन्होंने किसके लिए यूज किया? शहीद दिवस को वो अपने आप को नेता प्रतिष्ठित करने के लिए बंगाल के बाहर पूरे बंगाल के चुनाव में उन्होंने एक ही बात कहा कि बहिरागतों बंगाल के कल्चर को नहीं जानते हैं, और प्रधानमंत्री से लेकर तमाम नेताओं को उन्होंने बहिरागत कहा और अपने आप को भूमिपुत्र कहा। तो आज अपने ही करने का फल उन्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो जनता ठीक करेगी। एक बात आपने बार बार कही है, उसको मैं जवाब दे दूं कि ममता बनर्जी तीसरी बार जीती हैं और भाजपा को हरा के जीती हैं। ममता बनर्जी जी को भाजपा ने हराकर 3 से 77 सीट लिया है। हमारी वहां सरकार नहीं थी, सरकार ममता बनर्जी की थी। 2019 में हमने 18 सीट जीता था और इस बार हमने 77 सीट जीते हैं। तो भाजपा को वहां सरकार नहीं थी, तृणमूल की सरकार थी। रही बात ममता बनर्जी जी की कि अभी दिल्ली बहुत दूर है, सपना देखना अच्छी बात है, कुछ लोग उनको सपना दिखाते हैं। ठीक है, अब आपने बड़ी बात कही अरुण जी के पास जा रही हूँ। अरुण जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। और अर्जुन जी माफी चाहती हूँ आपसे और अरुण जी दोनों से, क्योंकि देर में आई हूँ, लेकिन कुछ ऑडियो की दिक्कत है सर, तो उसके लिए आप दोनों से माफी मांग रही हूँ। 1 मिनट अरुण जी मुझे एक बात बताइए। अर्जुन जी ने बहुत अच्छा कहा कि दिल्ली अभी दूर है ममता दीदी के लिए, लेकिन जो दिल्ली में बैठे हैं उनके लिए भी बहुत दूर लग रही है सर, आपके नेता के लिए। देखिए राजनीति में दिल्ली दूर नहीं होती है। आपके काफी बुद्धिजीवी पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप विपक्ष के सामने सत्ता पक्ष के 5 लोगों को भी बैठा दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा अर्जुन जी हो या कोई भी हो, ममता काले जी अलग प्रधानमंत्री जी की बात करती हैं, 140 करोड़ जनता की बात नहीं करती हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी बैठते हैं, लेकिन विपक्ष की आवाज को नहीं दबा सकते। जो इस देश की आवाज है, जो इस देश की मूलभूत मुद्दे हैं, उसको कोई भी नहीं दबा सकता। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, दिल्ली किसी के लिए दूर नहीं है। हाँ, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया है, जो भी व्यक्ति इस देश को बचाने में हमारे साथ आना चाहता है वो आ जाए, वो बेशक ममता बनर्जी हो, शरद पवार जी हो या सही कह रहे हैं। दिल्ली किसी के लिए दूर नहीं है, लेकिन अरुण जी दिल्ली किसी के लिए दूर नहीं है। भले ही हम किसी की साइकिल पर बैठकर पहुंचे या फिर हम किसी के हाथी पर बैठकर पहुंचे, पहुंच जाएंगे दिल्ली। यही आपकी पार्टी का यही मंत्र है क्या? पहले साइकिल पर बैठे थे आप उत्तर प्रदेश में, अब इस बार देखिए ये जो मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ, 1 मिनट सुनिए मेरी बात। जो तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ वहां पर दिग्विजय सिंह जी बैठे थे, चिदम्बरम जी बैठे थे, वो सब बैठे थे किसको सुनने? सोनिया गांधी या राहुल गांधी को नहीं, ममता बनर्जी को सुनने। तो अब आप ये बोलिए कि आप टीएमसी के सहारे दिल्ली पहुंचेंगे, यही बात है? मैं उसका उत्तर दे देता हूं जी। उत्तर ले लीजिए, सुचारिता उत्तर ले लीजिए। बोलिए अरुण। देखिए ऐसा है कि 2014 में एक गुजरात मॉडल लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी आए। हाँ। लेकिन आप कभी प्रधानमंत्री मोदी जी से ये नहीं पूछी कि कितने पार्टियों से अलायंस किए थे। 29 पार्टियां थी अलायंस में, एक नहीं 29 पार्टियां, आपको ज्ञात होगा। तो आज अगर आप गिन लीजिएगा तो 29 पार्टी नहीं है विपक्ष के साथ, फिर भी विपक्ष तैयार है कि हम लड़ेंगे। ये तर्क भी है अरुण जी, ये तर्क भी है। और मैं इसलिए नहीं अरुण जी मेरी बात सुनिए, ये तर्क आपने दिया 2014 में भी मेजॉरिटी में थे, अपने बूते पर सरकार थी 2019 में भी को जलाने के लिए। नहीं अरुण जी पार्टी का कोई सांसद, ये तर्क क्या ठहरता है? ये तर्क क्या ठहरता है? 19 हो या 36 हो,
में सरकार चलाने आए। एक मिनट अरुण जी, आपने जो तर्क दिया ना, वो तर्क कहाँ बैठता है? मैं एक बार मैं ममता जी के पास जा रही हूँ। ममता जी सुनिए, इन्होंने तर्क दिया कि 19 पार्टियों के साथ गठबंधन था, लेकिन उन 19 पार्टियों को भी हटा दे तो सरकार किसकी बन रही थी? कांग्रेस पार्टी की बन जाती क्या? बिल्कुल सुचरिता मैं इनको 2-3 चीजें बता दूं। बड़ी फैक्ट की बातें कर रहे हैं, गठबंधन की बातें कर रहे हैं। 19 पार्टी, 29 पार्टी, 30 पार्टी, जितनी भी पार्टी के साथ गठबंधन किया, दोनों बार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में भाजपा सरकार में आई। लेकिन उसके बाद भी जो गठबंधन के अपने साथी थे उनको संपूर्ण सम्मान दिया और कैबिनेट में जगह दी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, भाई साहब कम से कम आप लोगों की तरह तो नहीं है, देश की उन राजनीतिक दलों से गठबंधन किया जो देश में रहते हैं। आपकी तरह चीन के साथ तो गठबंधन नहीं किया, आपकी तरह चीन के साथ गठबंधन नहीं किया, आपकी तरह पाकिस्तान के साथ गठबंधन नहीं किया, आपकी तरह टूल किटवालों के साथ गठबंधन नहीं किया, आपकी तरह मीर जाफरों के साथ गठबंधन नहीं किया, उन लोगों के साथ गठबंधन नहीं किया जो देश को तोड़ने के लिए खड़े होते हैं, जो देश के दुश्मन है। और तीसरी जरूरी बात मैं आपको यह बता देना चाहती हूँ कि आप लोगों के जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं ना, ये जो जागते हुए आप लोग देख रहे हैं, इनको देखिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये पूरे होने वाले नहीं है, क्योंकि इस देश की जनता बलात्कारियों को, घूसखोरों को, भ्रष्टाचारियों को, इस देश को पाकिस्तान बनाने वालों को, इस देश के अंदर कत्लेआम करने वालों को, इस देश को विकसित बनने से। अच्छा, आप सुन लीजिए मेरी बात। अरुण जी अपने इस गुस्से को सहेज कर, इस गुस्से को सहेज कर 2024 के लिए रखिए सर, जरूरी है उसको 2024 के लिए रखिए। मैं एक बार एक सवाल मैं कपीश जी से ले लूं। अर्जुन जी के पास जा रही हूँ। अर्जुन जी एक मिनट, कपीश जी और अर्जुन जी को लीजिए। अर्जुन जी मुझे एक बात बताइए, अर्जुन जी ममता बनर्जी 3 बार चुनाव जीती हैं और विपक्ष को अब लगने लगा है कि ममता बनर्जी के सहारे वो नरेंद्र मोदी को हरा सकते हैं। नरेंद्र मोदी के सामने कोई चेहरा है तो अब ममता बनर्जी है, बाकी सब तो शायद पीछे हट गए। अर्जुन जी देखिए, ममता बनर्जी का चेहरा विपक्ष को लग रहा है क्योंकि वो चुनाव जीती हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जिस तरह से बंगाल का माहौल उन्होंने खराब किया है, एनएचआरसी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बंगाल में शासक का शासन चल रहा है, कानून का शासन नहीं चल रहा है। आज इस स्थिति में अगर विपक्ष को लग रहा है कि नहीं ममता बनर्जी ही सही हैं, तो मैं आपको ये बात एकदम सटीक ढंग से बता सकता हूं कि बंगाल में ही ममता बनर्जी आने वाले 2024 के चुनाव में कितनी सीटें उनको नुकसान होगी शायद उनको भी पता है। इसलिए बंगाल के मुद्दे को लेकर वो यहाँ तक कि कोर्ट को भी चैलेंज कर रही हैं, बोल रही हैं कि नहीं कोई भी हत्या नहीं हो रही है, कहीं बलात्कार नहीं होगी, कोई घटना नहीं घट रही है, और कोर्ट बोल रहा है कि घटना घट रही है। तो बंगाल से ममता बनर्जी का जो राजनीतिक जो जमीन है वो खिसकना शुरू हो गया इतने कम समय में, और इसीलिए वो राज्य की राजनीति के साथ साथ अब भारतवर्ष की राजनीति के बारे में सोच रही हैं। और भारतवर्ष का जो विपक्ष है उनके पास वो सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा यही एक ऐसा चेहरा है। कपीश जी आ रही हूं आपके पास, कपीश जी आपके पास आ रही हूं ना। अपनी नैया खुद डुबोली है, ठीक है, बहिरागतों और भूमिपुत्रों के कहानी करके, भाषावाद और प्रोविंसवाद की राजनीति करके और पूरा ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का साजिश का उनका जो पर्दाफाश हो चुका है बंगाल की जनता के पास, वो बंगाल की जनता ने अनुभव किया है। बंगाल में ही उनको चुनाव में बहुत बड़ा थ्रेट है, वो दूसरी जगह क्या नैया पार कराएंगे। ठीक है, ये बात अब अर्जुन जी कह रहे हैं कि बंगाल में ही थ्रेट है, बाकी किसकी नैया पार कराएंगे। अब कपीश जी और सौरभ जी को लीजिए एक मिनट सुनिए। कपीश जी आप तो मेरे सवाल का इंतजार भी नहीं कर रहे हैं सर, रेडी टू फायर हैं आप, रेडी टू फायर मोड में आप, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। आप कपीश जी हमसे सवाल तो करें, हम तो इंतजार ही करते रह जाते हैं। तो सर इतने सारे मेहमान हैं, आपने सुना अर्जुन जी ने क्या कहा, मुझे 20 मिनट का इंतजार करा दिया। सर अभी वो तोहमत मैंने मेरे सर पर ही है, अब आप दूसरी लगा दीजिए। कपीश जी सवाल मेरा आपसे ये है, आपके नेता यहाँ एक मंच पर कई बार आए हैं, ये पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव तो आज थे नहीं, रामगोपाल यादव थे, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब मंच पर हमने वो नेताओं को साथ आते देखा, हाथ पकड़ रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटा देंगे, अब दस्त कर देंगे, हम सब साथ हैं। वो हम साथ हैं तो बहुत बार हो गया,
लेकिन वो नरेंद्र मोदी को हटाने की तस्वीर कभी नहीं आई सर। वो 2024 में होगी। देखिए बहुत सीधी सी बात है, नरेंद्र मोदी को हटाने की कवायद नहीं है, तानाशाह भारतीय जनता पार्टी के सरकार को हटाने की आवश्यकता है, जिसने इस देश की जीडीपी खा ली, जिसने इस देश को बेरोजगारी दे दी, जिसने इस देश के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को 100 रुपए के पार पहुंचा दिया है। ऐसी हत्यारी सरकार जो कि किसानों को बैठ करके रोडों पे शहादत करवा रही है, ऐसी सरकार का हटाना बहुत जरूरी है। और अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल के अंदर कौन हाई कोर्ट क्या कह रहा है और सर्वोच्च न्यायालय क्या कह रहा है। तो सर्वोच्च न्यायालय तो यह भी कह रहा था, 4 करोड़ियम के वरिष्ठ जज आकर के क्या अपने आप में की आवाज कहे थे कि मोदी सरकार से इस देश के लोकतंत्र को खतरा है। तो क्या वो लोकतंत्र को खतरा जो बताया? सर मुझे एक बात बताइए कपिश जी, मेरा आपसे एक सवाल है, बस उसके बाद सौरभ जी जवाब देंगे। कपिश जी मेरा सवाल सुनिए आप। सर मेरा सवाल सुनिए। आप जब बार बार कहते हैं लोकतंत्र को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा पहुंचाने वाली ये सरकार है, तो आप सिर्फ उस सरकार का नहीं, आप उन वोटर्स का अपमान नहीं करते हैं जिन्होंने इस सरकार को पुनः चुना है? उन्हें कोई अक्ल नहीं है, उन्हें कोई जानकारी नहीं है, वो सिर्फ चुनकर भेज देते हैं। यही कह रहे हैं आप उन वोटर्स के बारे में? सुचरिता जी आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। हाँ। क्योंकि जब आप किसी के ऊपर एक प्रश्न की उंगली डालती हैं तो 3 उंगलियां उधर ही इशारा करती हैं। हाँ। 70 साल से क्या हमारे यहाँ सुनी हुई सरकारें नहीं आ रही थी? 70 साल से जो सरकार चुनी जा रही थी, जिन पर ये परिवारवाद का जो स्टिग्मा लगाते हैं, आपको इनसे पूछना चाहिए क्या ये देश के नागरिकों का सम्मान नहीं रोक रहे थे कि परिवारवाद का आप आरोप लगाते हैं? आखिर वो सही सरकारें चुन करके ही आती रही है इस लोकतंत्र की धरती पर, और लोकतंत्र में परिवारवाद कहां हो सकता है? भ्रम की स्थिति को इनको दूर करना चाहिए। ये राष्ट्र विरोधी सरकार चलाते हैं, ये वो राष्ट्र विरोधी सरकार चलाते हैं जो पठानकोट हमले की जांच ISI से कराते हैं। ये वो लोग हैं जो बिना किसी प्रोटोकॉल के पाकिस्तान में अपने मित्र के यहाँ साड़ी और शाल देने के लिए उतर जाते हैं। इनसे देश को ठीक है। कपिश जी जवाब लीजिए, सौरभ जी का जवाब लीजिए। सौरभ जी वो तपीश जी आप बोलिए। देखिए आज बात ये नहीं है, ये नया भारत है, इसमें हर एक वोटर जो है कॉन्शियस है। और 70 साल के बाद तपीश जी जो कर रहे थे, तब ना मीडिया इतने एक्टिव थे, ना सोशल मीडिया इतने एक्टिव थे। आज ये परिवारवाद का पराकाष्ठा जैसे ही टूटते आया है, सारे परिवारवादी पार्टी खत्म हो गया है। जो पार्टी गणतंत्र के आधार में, राष्ट्रवाद के आधार में रहेगा, देश के वोटर उसको चुन रहा है, उसको सम्मान कर रहा है। लेकिन आज मैं किसी को अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं जो अग्रगति है उसको सम्मान कर रहा हूं। आप बात को मत घुमाइए। लेकिन आज बात यह है कि जहां तक लोग झूठ कब करता है, जब अकेला लड़ने का दम नहीं रहता है, तब लोग झूठ करता है। और ये सारे जो लोग यहाँ पे आज झूठ किया है, इसका सब काम। जो बात आप कह रहे हैं सौरभ जी, वो बात अगर विपक्ष के कानों तक पहुंचे तो उसके बाद ही आगे की बात हो। लेकिन अभी जो आवाज पहुंच रही है वो ये कि नरेंद्र मोदी को अगर हराना है तो कोई भी चेहरा चलेगा, वो चेहरा जो नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता से अपदस्थ कर सके। फिर चाहे अगर वो ममता बनर्जी हैं तो क्या उन पर भी स्वीकृति होगी? सबसे बड़ा सवाल यही है। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।